अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज मैं स्पेशल वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ और जो मौजूदा सूरत हाल मार्केट की है और जो हमारी इकॉनमी को जो मसाइल दरपेश हैं, जो थ्रेट्स हैं, उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और हमारा फोकस ये है इस वीडियो का कि हम इन हालात को अपने लिए बेनिफिशियल कैसे कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकता है। वैसे तो जो हमारी रोज़ाना की कॉल्स हैं उसमें आपको ऑलरेडी बता दिया गया था कि कहाँ पे हम एग्ज़िट लेना है। स्टॉप लॉसेस आपको दिए गए। आखिरी स्टॉप लॉस मेरे ख़्याल में 47,224 का आपके पास था। और फिर हम एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक पे फोकस रहे। उससे पहले हम रीस्केजुअलिंग करते रहे। जब हमने रीस्केजुअल किया तो फिर हम एक्यूमुलेट करते रहे। मगर बावजूद एक्यूमुलेशन फेज़ में आने के जो मार्केट ने प्रेशर लिया, उससे हमारे बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो अपने एक्यूमुलेशन जहाँ से हमने शुरू की वहाँ से भी 10%, 8% नीचे आ चुके हैं। जिन लोगों ने ऊपर बाय किया है उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है 30 और 35% भी नीचे आ चुके हों। अगर एक मैंने एवरेज प्राइस ली 10 दिन की, जो पिछले 10 सेशन थे उनके हवाले से मैंने हिसाब किया तो तकरीबन 100 इंडेक्स जो है वो 4.88% गिरा, 4.88%, यानी कि पूरा 5% भी नहीं गिरा। और फिर मैं हर सेक्टर से एक एक स्टॉक को देखता रहा, जैसे इन 10 सेशनों में इंडेक्स कितना गिरा और स्टॉक कितना गिरा। तो जनाब OGDC जो है 8% गिरा और ATRL जो है वो 27% गिरा। और अगर मैं बात करूं GHNL की तो GHNL 20%, लोड्स 24%, वेव्स 24% और मैपल लीफ तकरीबन 16.40%। लॉर्ड केमिकल उसमें तकरीबन 11-12% की कमी हुई, वो बेहतर नज़र आया। सिर्फ अगर कुछ सेक्टर मुझे बेहतर नज़र आए जो हमारे एक्यूमुलेटेड स्टॉक थे तो उसमें बैंक अच्छा नज़र आया, बैंक स्टिल पॉजिटिव पे। और स्टील सेक्टर में भी कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई। अगर आप देखें तो INIL, वैसे तो ASL आपके सामने मिसाल मौजूद है, मगर स्पेशली क्योंकि INIL और ISL मुगल और ASL और ASTL ये हमारे लूप में हमेशा रहे हैं। तो INIL ने तो 156 का लो भी बनाया और फिर दोबारा 170-72 पे के आसपास आ गया। और अगर मैं इन 10 दिनों में इसकी गिरावट देखूं और इस वक्त की क्लोजिंग के तनासुब से देखूं तो ये कोई 13 से 10% स्टील स्टॉक गिरे। और FFVL फर्टिलाइज़र जो है वो भी बेहतर है क्योंकि 10-11% की उसमें गिरावट है। और फूड सेक्टर अगर हम देखें तो तकरीबन 15 से 18% के बीच में गिरा है। सिर्फ उसमें एक प्रेमा मुझे बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। हम इन स्पेसिफिकली इन 10 दिनों की बात कर रहे हैं। अब इन 10 दिनों की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इन 10 दिनों में ट्रेंड बहुत वीक हुआ और मंदी का शिकार हुआ। और जब ट्रेंड मंदी का शिकार होता है तो सेंटिमेंट भी ऑब्वियसली वीक हो जाते हैं और मोराल इन्वेस्टर का डाउन होने लगता है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को फंडामेंटल प्रॉब्लम इन 10 दिनों में हुए तो मैं इसको नहीं मानता। पाकिस्तान की जो फंडामेंटल इकोनॉमिक ट्रिगर्स हैं वो तो पिछले काफ़ी दिनों से बेजारकुन थे। अगर आपको याद हो तो जो हमारी काबुल वाली वीडियो थी उसमें हम इस बात का भरपूर तौर पे इजहार कर चुके थे कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ शक्लों में ये थ्रेट आएंगे। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो क्या सही मानों में परेशानियाँ हैं तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, उसके बाद उनका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या होगा, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक और बात जो स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों, स्टेट बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर जो है कर रहे हैं वो हैं कि हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। वो सख्त फैसले होते क्या हैं? वो ऑब्वियसली
आवाम पे और इन्फ्लेशन और इन तमाम चीज़ों पे, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यहाँ पर असरअंदाज होते हैं। तो इसका इम्पेक्ट मार्केट में उमूमी तौर पे नेगेटिव ही आता है। तो अब वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम जो है हमें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। तो ये एक मसला है कि जो इस वक्त मार्केट के लिए परेशान कुन है। अब स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री इन दोनों को बैठ के ये सोचना है कि ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि जो मार्केट के वीक फंडामेंटल हैं, मार्केट के नहीं सॉरी, इकॉनमी के जो वीक फंडामेंटल हैं, मार्केट के फंडामेंटल वीक नहीं है, इकॉनमी के जो वीक फंडामेंटल हैं, और वो उसके साथ जो टेक्निकल दबाव और सेंटिमेंटल प्रेशर मार्केट में पैदा हुआ है, इसको किस तरह रिस्टोर किया जा सकता है। अगर इसको सामने रख के सिर्फ अगर इकॉनमी के जो वीक फंडामेंटल है सिर्फ सारा फोकस उस पर होगा तो मार्केट में और प्रॉब्लम्स होगी, जो कि ना मार्केट के लिए अच्छी होगी ना इकॉनमी के लिए अच्छी होगी। अच्छा, दूसरी बात जो मैं यहाँ आपको रिफ्रेश करूँगा कि पिछले 2020 में अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल में हाफ ईयर के बाद, जून जुलाई के बाद बहुत सारे हाउसेस ने रिपोर्टें पेश की कि इंडेक्स हमारा जो है 2021 और 21 के शुरू में और वो 21 के अंदर 80,000, मतलब मिनिमम जो मुझे जहाँ तक याद है 60,000 की या 70,000 की इंडेक्स की पेशिंगोइयाँ हाउसेस ने की, और वरना 80,000 और लाख तक भी कुछ जज्बाती रिपोर्ट्स नज़र आईं। और उस वक्त जो ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट का मौक़िफ़ था वो सिर्फ एक ही था कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ और मार्केट के जो मौजूदा टेक्निकल्स हैं हम उनको देख के अपने टारगेट सेट करेंगे। और यही वजह है कि हमने कोई बहुत बड़ा टारगेट सेट नहीं किया और हम अपने टारगेट के हिसाब से एग्जिट भी लेते रहे। तो ये बेसिक रीज़न था जिसकी जो हमारा कि हम रियलिटीज़ को सामने रखते हैं, तो इसलिए हम प्रॉफिट टेकिंग के लिए आपको पुश करते रहे। अब जो मौजूदा सिचुएशन है तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या चाहिए। ये तो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी तक डिस्कस की, वो आपके भी इल्म में है। अब सवाल ये कि हम इसको किस तरह इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसा अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हम लेके आ सकते हैं जो इस डिज़ास्टर में हमें सपोर्ट फराहम करे, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐन मुमकिन है किसी सख्त फैसलों के पेश नज़र डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जारी रहे और ट्रेड डेफिसिट ऐसा ही रहे और मामलात अगर ख़राब रहें। तो ऐसे कौन से मामलात हैं जिससे हम अपनी इकॉनमी को, जो हमारी ज़ाती इकॉनमी है, उसको बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए सीरियस हो जाए तो हम सब की इंडिविजुअल इकॉनमी मिलकर मुल्क की इकॉनमी पर असरअंदाज होती है। हमारा बाइंग पावर, हमारे रेवेन्यूज़, ये तमाम चीज़ें आप समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं इंडिविजुअल पर फोकस हो, ठीक है जी, क्योंकि बाकी चीज़ों का फोकस मेरा काम भी नहीं है। उसूली तौर पे ये रियासत का काम है, ठीक है, और रियासत के इदारों का काम है। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, छोटा इन्वेस्टर भी। सब में जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमको कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आना है, ठीक है। अब मैं ये बड़े इन्वेस्टर की बात सिर्फ नहीं कर रहा, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे वो 1 लाख से 5 लाख का इन्वेस्टर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई जो है वो इसकी तरफ सोच सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ख़ुद अपनी ट्रेडिंग नहीं करता, मगर आज जो मैं आपके सामने इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आ रहा हूं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट करूं। क्योंकि मेरा ये मानना है और बचपन से मैंने एक बात सुनी है कि नासे का बाअमल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नासे बाअमल नहीं होगा तो मैं बड़ा सोचता रहा, क्योंकि ये मेरा बड़ा एक पुराना उसूल है, जब से मैं लोगों को अपनी एनालिसिस दे रहा हूँ कि मैं अपनी ज़ाती ट्रेड नहीं करता। अभी भी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करूँगा ताकि मेरा फोकस आप लोगों के साथ रहे। मगर जब मैं एक मशवरा
इन हालात में आपको दे रहा हूँ, तो उस पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं भी अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क की जो क्राइसिस है इससे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सब में पहला काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो अक्टूबर पोर्टफोलियो है, जो इंशाल्लाह अक्टूबर के पहले हफ्ते में आप लोगों को मिलेगा। जो लोग हमारे मेंबर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनके साथ उसकी पूरी तफसीलात शेयर करेंगे, उसमें एंट्री और टारगेट प्राइस भी दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी अहम बात जो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी तो अक्टूबर शुरू होने में 3-4 दिन हैं, तो इन दिनों में भी हमारे कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो शायद अक्टूबर पोर्टफोलियो का हिस्सा रहे। अक्टूबर पोर्टफोलियो हम जो पहला वीकेंड आएगा अक्टूबर का, इंशाल्लाह उसमें रिलीज़ करेंगे अपने मेंबर्स और क्लाइंट के लिए। उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त हमें क्या करना है, इस वक्त हमें ये देखना है कि हम कौन से नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जिस पर फोकस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मुखातिब कर रहा हूँ हर उस इन्वेस्टर को जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता हो। इवन बहुत सारे लोग अपने स्टॉक्स को ख़रीद के रख लेते हैं। अपने स्टॉक से मतलब जो वो कारोबार करते हैं उसकी इन्वेंट्री बढ़ा लेते हैं आने वाले हालात को देखते हुए कई दफ़ा, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात क़तई तौर पे नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर वो लोग भी ये बात सोच लें कि हम अपने इन्वेस्टमेंट फ़ंड का मनी मैनेजमेंट ऐसी करेंगे कि हम कुछ फ़ीसद हिस्सा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर हर पाकिस्तानी इन्वेस्टर ये बात सोच ले, देखिए आप हो सकता है अपने कारोबार में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, मैं कहता हूँ आप 10,000 इन्वेस्ट करें, आप 1 लाख इन्वेस्ट करें, 10% बनता है। अगर आप 50 भी करते हैं तो भी कोई मुज़ाक़ा नहीं है, मगर हमको आगे आना होगा। हमको इस वक्त समझना होगा कि मार्केट जो है बहुत अच्छे पोटेंशियल्स हैं इसके, ये गेन बहुत अच्छा दे सकती है, और यहाँ से हमको मार्केट में क्विक गेन भी नज़र आएंगे। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मार्केट मज़ीद नीचे नहीं जाएगी, मार्केट मज़ीद नीचे जाने के भरपूर चांसेस हैं, और आप हमारी अभी जो टेक्निकल कॉल आएगी उसमें डिटेल उसकी जान लेंगे। मगर उसके बावजूद भी हमको यहाँ से अपना एक मनी मैनेजमेंट करनी होगी, एक फ़ंड एलोकेट करना होगा, और उसको एलोकेट करके हम अपनी बाइंग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक चीज़ और जो मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर मैं 2008 का यूएस क्रैश देखूँ तो उसमें मुझे याद है कि जो कॉरपोरेशंस बंद हो रही थी या जो बैंक्रप्सी की तरफ जा रही थी, तो वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी कि आप अपनी कॉरपोरेशन को बंद नहीं करो, मुझे बेच दो। तो उस वक्त वॉरेन बफेट ने जिस तरह खड़ा हुआ था, वो एक अकेला आदमी, और उसके बाद फिर यूएस गवर्नमेंट इंटरफेयर किया और उसने फिर रेस्क्यू फंड कायम किया, बेल आउट पैकेज दिया, और फिर ख़ास तौर पे एयरलाइंस और होटल इंडस्ट्री बहुत बर्बाद हुई थी अगर आपको याद हो। तो एनीवेज, तो ओवरऑल सिचुएशन उनकी बहुत ख़राब हो गई थी, और उस वक्त उन्होंने इसका भरपूर कोशिश की थी और लेकर बाहर आए थे। तो यहाँ पर हम भी अगर ऐसा कुछ सोचे कि इस वक्त अगर मैं सिर्फ 100 शेयर ले सकता हूँ तो 100 शेयर ले लूँ, 50 शेयर ले सकता हूँ 50 शेयर ले लूँ, मगर मैं शेयर लूँगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग करूँगा। सिर्फ अगर इस नीयत को हम बना लें तो न सिर्फ ये कि हम क्विकेस्ट गेन भी लेंगे और हम मार्केट को सपोर्ट भी करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कहता कि हमें कोई डोनेशन चाहिए, हम कोई डैम फंड की तरह स्टॉक फंड बनाने की बात कर रहे हैं, नहीं। इलॉजिकल और ऐसी गैर मंतकी बात न मैं उसके हक़ में हूँ, क्योंकि मार्केट को संभालना, इकॉनमी को बेहतर करना, ये काम रियासत का है, हमारा नहीं है। मगर हमें जिस तरह मैंने कहा इनफरादी तौर पे अपनी इकॉनमी को भी देखना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ वो आपकी ज़ाती फ़ायदे के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट आपको क्विकेस्ट गेन देने जा रही है, और ये गेन आपको जो गिरावट है वो एट द मोस्ट अक्टूबर तक मिलेगी। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर
मार्केट से तमाम मसाइल छटना शुरू हो जाएंगे और मार्केट जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। वो ऊपर फिर वही 60,000, 80,000 और लाख की बात मैं नहीं कर रहा, मगर मार्केट अपने अच्छे लेवल्स पे आएगी और अच्छे रिटर्न्स देगी। जो परसेंटेज अभी मैंने आपको स्टॉक्स की बताई जो नीचे आ गए, इतनी ही परसेंटेज के आप रिटर्न ले लेंगे, यह मुमकिन है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो अब हम कर क्या सकते हैं? इसमें जो पहला सवाल बनता है कि हम कर क्या सकते हैं। नंबर एक, हम डाइवर्सिफिकेशन पे बात करें अपनी। जिस तरह मैंने अभी कहा कि आप कोई भी काम करते हो, इफ़ यू आर अ रियल एस्टेट एजेंट, कोई बात नहीं, अगर आपका कोई प्लॉट बिकता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकती है, तो आप उसका 10% हिस्सा स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं, ज़रूर लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन करें। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, सेक्टर वाइड डाइवर्सिफाइड हों, ठीक है ना। कुछ हिस्सा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में लगाएं। पाकिस्तान के जो एक्सचेंजेस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। और मैं ख़ास तौर पे रियल एस्टेट एजेंट को ये बात कहूँगा कि इस बात को समझ लीजिए कि आपके काम में भी बबल आउट होते हैं, सैचुरेशन होती है और एक पीरियड आता है रेस्ट एरिया जिसको मैं कहता हूँ। तो रियल एस्टेट के अंदर भी आपके पास वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। रियल एस्टेट में आप बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं या एरियाज़ हैं उसमें सैचुरेशन तो देखने में आ रहा है, और अब आपको अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना होगा कि अगर कोई बबल आता है, जिस तरह 2000 मेरे ख्याल में 4 या 3 में यूएस में देखा गया और फिर पूरी दुनिया में हुआ, तो इस तरह का अगर होता है तो आप कहाँ खड़े होंगे? क्या आप सारी इन्वेस्टमेंट वहीं लेके बैठे होंगे या आप डाइवर्सिफाइड होंगे? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, आपकी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होना चाहिए, और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को टारगेट करेंगे और ऐसी जगहों पे जहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है उसका इजाफा हो। हमारे मुल्क में भी सिर्फ एक जगह पे हम फोकस नहीं करेंगे, और मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को सॉर्ट आउट करें कि वो हमें ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्विक गेन की तवक्को की जा सकती है। अगर आपको 2005 का क्रैश याद है, 2008 8 का 5 का नहीं 8 का क्रैश याद है, तो मैं आरिफ हबीब साहब की बात भी कोट करूंगा। उस वक्त जो फंड बना था और जो उस फंड ने जो बाइंग की थी उसके क्या प्रॉफिट्स रहे, सिर्फ उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। तो उसका फ़ायदा इंडिविजुअल्स को तो नहीं हुआ, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने लेवल पे ये काम क्यों नहीं कर सकते? सोचिएगा, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। उसके बाद मैं अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करता कि मार्केट क्रैश होने जा रही है। मुझे मार्केट में कोई क्रैश सिचुएशन क़तई तौर पे नज़र नहीं आती। कॉरपोरेशन के रिज़ल्ट देखो, रिटर्न्स अच्छे हैं, रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो मार्केट बिला आखिर बेहतरी की तरफ जाएगी। इस वक्त मार्केट में जो टोटल प्रॉब्लम है वो टेक्निकल वीकनेस है, टेक्निकल मंदी है और सेंटिमेंटल वीकनेस है। मार्केट का अपना फंडामेंटल अच्छा है, बुरा नहीं है, इकोनॉमी का फंडामेंटल ख़राब है। कोविड एक हमारे लिए थ्रेट है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है, और वो अनफॉर्चुनेटली मार्केट को थ्रेट करती है, ठीक है ना, उनके मार्जिन पे असरअंदाज होती है कॉरपोरेशंस की, ठीक है जी। तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारे कॉरपोरेशन की ग्रोथ जिस तरह अभी रिटर्न आए वो अल्लाह करेगा कि वो जारी रहेगी। इस सीज़न में अगर रिजल्ट अच्छे आए तो आने वाले सीज़न में इससे बेहतर होंगे। मैं यहाँ हर कॉरपोरेशन का नाम तो लेना मुमकिन नहीं है, मगर आप खुद जानते हैं जो अभी रिजल्ट सीज़न आए उनमें कितनी कॉरपोरेशंस ऐसी थी जो लॉसेस से प्रॉफिट में आई है। पे आउट मेरे लिए अहम नहीं है, बोनस के लिए बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, बोनस नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, बोनस राइट शेयर, ये इतना अहम नहीं है मेरे लिए। अहम ये है कि इन हालात में वो अर्निंग क्या रिपोर्ट कर रहा है, इसको देखिए, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि
ये सेलिंग डिजास्टर जो है ये काइंड ऑफ फैब्रिकेटेड है। इसके अंदर दो अवामिल हैं, एक मैनिपुलेशन और एक स्पेकुलेशन, और मैं इन दोनों के खिलाफ किसी कार्रवाई या तहकीकात की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं, क्योंकि आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि मार्केट में स्पेकुलेशन को होना चाहिए और हर मार्केट में स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशन के हवाले से मेरी एक मुकम्मल वीडियो आप मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको भी देख लीजिए। तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन हमें लिक्विडिटी फराहम करती है और मार्केट के अंदर आसानी पैदा करती है आपको माल बेचने के लिए, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैनिपुलेशन के मैं हक में नहीं हूँ, मगर उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि ये फितरी अमल है, ये फितरी अमल है, एक वाइट कॉलर क्राइम है और इसमें ये इस तरह होगा। अब इसके अंदर इंटेंसिटी कितनी है ये देखने की बात है। जिन मुल्कों में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, वहाँ पर पकड़ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर उन चीज़ों को कम होती चली जाएगी। जिन मुल्कों में इदारे मजबूत नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, वहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। चंद लोग स्टॉक मार्केट में इस तरह के काम करने की कोशिश करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। अभी जो आज इस पूरी वीडियो जिसका मतन ये है कि हमको बाहर आना होगा, हमें सोचना होगा। अगर इस बात को कोई समझ ले, आई कैन गारंटी यू कि कोई स्पेकुलेटर या कोई मैनिपुलेटर, जो जितने बड़े भाई हैं, वो मुझसे और आपसे ज़्यादा पैसे नहीं हैं उनके पास। क्यों? इसलिए कि मैं और आप मिलकर बहुत ज़्यादा हैं, वो अकेले हमारे बराबर नहीं आ सकते। तो हम बेसिकली उनकी सेलिंग और उनकी बाइंग पे मुतासर होके उनके ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं। पॉइंट समझ गए आप? अच्छा जनाब, तो खैर बहरहाल आगे चलते हैं। मेरा ये मानना है कि मार्केट का ऊपर जाना और नीचे जाना एक नेचुरल बिहेवियर है, और जो स्पेकुलेटर है और मैनिपुलेटर है वो परमानेंट ट्रेंड मार्केट का कायम नहीं रख सकते। ये बात, एक बात आप मान लीजिए, परमानेंट ट्रेंड मार्केट का वो हमारे मुल्क की इकोनॉमी और उसके फंडामेंटल, हमारे फंडामेंटल वो सेट करते हैं। ये लोग नहीं सेट कर सकते। ये हाइपर मूव्स तो दे सकते हैं कि मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट में एक 10 दिन की गिरावट आ गई, मार्केट में एक 10 दिन की उछाल आ गई और एक ज़बरदस्त तेज़ी देख ली और फिर मार्केट एडजस्टमेंट करती रही, विच इज़ कॉल्ड वॉलेटिलिटी। तो ये तो वो कर सकते हैं, मार्केट का परमानेंट ट्रेंड वो सेटअप नहीं कर सकते। इस बात को यहां बिठा लीजिए, ठीक है? और मतलब हमारे स्पेकुलेटर क्या, उनकी क्या हैसियत है, क्या साइज है उनका? अगर आप थोड़ी सी हिस्टोरिकली देख ले, जो दुनिया के बड़े स्पेकुलेटर हैं, $140 पे ऑयल को लेके गए थे ना, क्या खड़ा रख सके ऑयल को? क्या ऑयल 140 पे खड़ा रहा? देख लीजिए वो वहां से किस तरह ऊपर गया था और किस तरह नीचे आया था। तो जो परमानेंट ट्रेंड है, जो मंतकी मूव है, नेचुरल ट्रेंड है मार्केट का, वो ये लोग सेट नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज सिचुएशंस, मैं ये कहूँगा कि हम जिस इन्वेस्टमेंट प्लान और स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। आपको पेशेंस रखना होगा। अभी जो पिछले एक हफ्ते में भी जो वीक गुजरा है, इसमें भी जो बाइंग हुई है, ये भी रेट आपको प्रॉफिट देंगे इंशाल्लाह, ये भी रेट आपको अच्छे प्रॉफिट देंगे। और अभी तक जो हो चुका है, ठीक है ना, उसमें अगर कोई बहुत ऊपर लेके बैठा है तो उनके लिए मैं माजरत चाहूँगा, शायद वो ज़्यादा बेनिफिट न ले सकें, क्योंकि मार्केट के पास ऐसा कोई गीदड़ सिंगी नहीं होगी, ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं आएगा कि वो आप कहेंगे मतलब जो आज से 3 महीने पहले रेट था, या कोई, मैंने जिस तरह बताया ना 4.88% इंडेक्स गिरा है। कितना इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे? अगर नेचुरल ट्रेंड ऊपर जाता है, कितना ऊपर लेके जाएंगे? ठीक है ना? उसके तनासुब में स्टॉक कैसे मूव करेंगे, उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि मार्केट एडजस्टमेंट करती चले। मैंने पिछली 2 वीडियोस में इस बात पे जोर दिया है, जॉर्डन इंडेक्स की है, कि मार्केट को एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी।
तो और वो एडजस्टमेंट मुझे नज़र आ रही है। तो उसमें मैं इंडेक्स को बहुत ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक के ऊपर जाने की बात कर रहा हूं। इस बात को समझिएगा कि स्टॉक परफॉर्म करेंगे, इंडेक्स कोई यहां से 60,000, 50,000, 55,000 उसकी बात मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास पेशेंस है और आपने सीखा है कि एक्यूमुलेशन किस तरह होनी है, बुरे हालात में, मार्केट के बुरे हालात में अपने आसाब को कैसे काबू पाना है, तो फिर उसके बाद आप मेरे ख्याल में बेहतर फैसले कर सकेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि जो टारगेट का टाइम स्पैन था वो एक्सटेंड हो गया है। अब एक्सटेंडेड टारगेट लेके जाना होगा हमें। अगर मैं एक टारगेट देख रहा था कि वो दिसंबर में अचीव होगा, तो अब वो फरवरी की 15 चला जाए, मार्च में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ ये पड़ेगा। और अगर आप समझें तो जब ऐसी सूरत हाल आती है तो यही मार्केट, मुझे वॉरेन बफेट साहब की वो बात याद आती है कि मार्केट इज अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, वॉरेन बफेट साहब ने कहा। तो उसी की तरह, मतलब बिल्कुल उनकी इस बात को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं, तो मार्केट की ऐसी सूरत हाल जो होती है वो कुछ लोगों के लिए डिजास्टर होती है और कुछ लोगों के लिए बाइंग पैराडाइज होती है। और उसी बाइंग पैराडाइज के लिए मैं इस वक्त आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मैं उस डिजास्टर को नहीं देख रहा, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं ऑप्टिमिज्म है मेरी ये कि मैं ये सोचता हूं कि यहां से मार्केट का क्या पोटेंशियल हो सकता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। मैंने जिस तरह कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 लाख की करते हो, 10 लाख की करते हो, 1 करोड़ की करते हो, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इवन अगर आप ट्रेडिंग को नहीं जानते, स्टॉक एक्सचेंज को नहीं जानते, कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी आप जितना आप समझते हो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। मैंने जो कहा ना आपको, ये डैम फंड नहीं है जो मेरी जेब से निकल के चला जाएगा और किसी और के पास चला जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट के पास हो या किसी इदारे के पास हो। ये वो पैसा होगा जो जाएगा, वो आपके वॉलेट में पड़ा होगा, आपके वॉल्ट में रखा रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा। आप जिस तरह गोल्ड लेके रखते हैं, आप रखते हैं ना ऐसी चीजें, तो ये स्टॉक उस तरह का काम करेगा। तो प्लीज इस बात पे सोचिएगा, 10,000 भी अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कीजिए। तो ट्रेडिंग ऑन लेवल की हमेशा कोशिश रही है कि ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने मेंबर्स को और अपने फॉलोवर्स, व्यूवर्स को ये इस तरह की चीज़ें बताते रहे। और वही तमाम चीज़ें मैं बताने इस वक्त आपके पास आया था इस वीडियो को लेके। और मैं इसमें अभी आने वाले दिनों में आपको नई ऑफर्स भी दूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप नए लोग राब्ता करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर है 0345-619-0443 या 0345-276-8680, इन नंबर्स पे आप राब्ता करें। और हम कोशिश करेंगे नए जो लोग आ रहे हैं उनको हम अलग से सपोर्ट करें। जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ जा रहे हैं हम उनको अलग से सपोर्ट करें, जो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा रहे हैं हम उनको अलग सपोर्ट करें। हम ब्रांड न्यू जो लोग बाइंग करेंगे उनको हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे, और जो लोग मौजूदा मार्केट में मौजूद हैं उनकी रीस्केजुअलिंग, मनी मैनेजमेंट और जो नए पोर्टफोलियो डिज़ाइन हो रहे हैं वो क्या करना है, उन तमाम चीज़ों के लिए हमारी टीम हाजिर होगी। तो मेरी दुआ है कि आप लोग इस बात को समझें, मामलात को और हालात को, और सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।